लिया पेपर बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आप यूं समझ लीजिए कि शायद सारा का सारा पेपर एज इट इज बुक में से था। बहुत ही अच्छा पेपर है, बहुत ही अच्छा। हाँ, आसान भी था, बुक में से भी था। जो भी सभी स्टूडेंट्स का पेपर वाकई में बहुत अच्छा हुआ होगा। खैर चलिए छोड़िए, अभी पेपर हमारे पास है तो सही। ओके, तो चैप्टर का नाम क्या है? कैपिटल बजटिंग। 5 क्वेश्चन इसके हो चुके हैं और मैंने आपको कहा ही था कि 5 क्वेश्चंस के बाद हम इस चैप्टर को ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। चलो, जितने भी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और हम हर एक क्वेश्चन में बार बार कह रहे थे कि जी फैसला तो फिर 5वें क्वेश्चन के बाद ही होगा। तब आप यूं समझ लीजिए कि अब जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें आखिर में आपको फैसला सुनाना होगा कि भी काम ऐसे करना है या वैसे करना है या नहीं करना है। सीधी सी बात है। आप लिखिएगा टेक्निक नंबर 1। टेक्निक नंबर 1। टेक्निक नंबर 1 के ब्रैकेट्स में लिखेगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वो एक पेज मिला होगा। तो मिलना चाहिए था, होना चाहिए था। ऐसा वाला एक पेज होगा जिसमें कुछ बारीक अक्षरों में कुछ नंबर लिखे हुए हैं। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स के लॉग टेबल जैसा है, ठीक है ना? हम इस टेबल को यूज करेंगे ऑफ कोर्स। तो टेक्निक नंबर 1 नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी। तो आप लिखिएगा एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। क्या लिखा आपने? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, यानी जो फ्यूचर में कैश आना है उसकी आज की कीमत माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो। एक बार फिर से, जो फ्यूचर में कैश आएगा उसकी आज की वैल्यू पता करिए आपने, उसमें से आपने क्या माइनस करा? इनिशियल कैश आउटफ्लो। यूं समझ लीजिए ये है x माइनस वाई, ये है x माइनस वाई। फिर लिखेगा इफ एनपीवी ग्रेटर देन 0, यानी एनपीवी एक पॉजिटिव अमाउंट है। If NPV greater than 0, the investment decision will be financially viable. तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन फाइनेंशियली वायबल होगा। इसका मतलब हमारी तरफ से इन्वेस्टमेंट के लिए हां है, कर डालिए इन्वेस्टमेंट। अगर एनपीवी 0 से ज्यादा है या एनपीवी एक पॉजिटिव अमाउंट है
तो इन्वेस्टमेंट आप कर डालिए। फिर लिखेगा इफ एनपीवी लेस देन जीरो, कॉमा, द इन्वेस्टमेंट डिसीजन will not be financially viable, इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियली वायबल नहीं होगा। तो हमारी सलाह यह है कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ओके, दो बातें आपने लिख ली ना। फिर लिखेगा इफ एनपीवी इक्वल्स टू 0, और वो 0 कब होगा? अगर आप x माइनस वाई कैलकुलेट करोगे और x और y दोनों इक्वल होंगे, यानी जो इनफ्लो है वही आउटफ्लो है, तो आंसर तो 0 आएगा ही ना। इफ एनपीवी इज इक्वल टू 0, कॉमा, देयर विल नॉट बी एनी फाइनेंशियल, there will not be any financial benefit or loss. There will not be any financial benefit or loss. इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट करोगे तो फिर कोई नुकसान भी नहीं है, नहीं करोगे तो कौन सा फायदा आपके हाथ से निकल गया भाई? तो आपकी मर्जी, इन्वेस्टमेंट करनी है करिए, नहीं करनी मत करिए, आप सोच लीजिए। अच्छा बताइए, दुनिया में क्या सारे फैसले फाइनेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं? कई बार दिमाग में कोई दूसरी बातें भी होती कि चलो फाइनेंशियल लॉस होता है तो देखा जाएगा, कोई बात नहीं, हो सकता है मेरी नॉलेज बढ़ जाए, हो सकता है मेरी गुडविल बढ़ जाए, हो सकता है मेरे रिलेशनशिप अच्छे हो जाएं, बड़ी सारी बातें होती है दिमाग में। तो अगर एनपीवी 0 है तो फाइनेंशियली तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा, इसलिए आप अपना फैसला खुद लें। इन्वेस्टमेंट करना है तो आपकी मर्जी, नहीं करना तो वो भी आपकी मर्जी। अब सवाल ये उठता है कि ये कैलकुलेट कैसे होता है? लिख लिया ठीक है, समझ लिया ठीक है, पर ये कैलकुलेट कैसे होता है? इसके नीचे आप लिखेगा एग्जाम्पल नंबर 1। आइए कुछ एग्जाम्पल से अपनी बात को क्लियरली समझते हैं। लिखेगा एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में लिखेगा मिस्टर ए, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखे, मिस्टर ए इज इंटरेस्टेड, मिस्टर ए इज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग ए शेयर, Mr. A is interested in purchasing a share which is available at rupees 300, which is available at rupees 300। तो आइए शेयर खरीद लेते हैं, 300 की पेमेंट ही तो करनी है, बस 300 की पेमेंट करते हैं, शेयर खरीद लेते हैं। आगे लिखिएगा it is expected that dividend of rupees 20, comma, rupees 25 and rupees 30 will be received at the end of year 1, 2 and 3 respectively, 1, 2 and 3 respectively। आगे लिखेगा it is also expected that the market value of the share
the market value of the share will become, the market value of the share will become rupees 350, 350 रुपए at the end of third year, at the end of third year, full stop. Do you think the investment decision, do you think the investment decision will be financially viable? Do you think the investment decision will be financially viable? If the opportunity cost of capital is 10%. अब ये हमने लास्ट में क्या लिखा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%. अब ये बात तो धीरे धीरे करके ही समझ में आएगी. आप एक काम करिए, आप इसका सॉल्यूशन लिखना शुरू करें और बातों को समझने की कम से कम हमें तो कोई जल्दी नहीं. बनाइए कॉलम्स, जैसे मैंने बनाया आप भी बनाइए. ईयर कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू पीवी, प्रेजेंट वैल्यू एट रेट ऑफ 10%, उसमें एक है ₹1 और दूसरा है टोटल. ईयर के कॉलम में 1, 2 एंड 3. आप कहते हैं पहले साल के आखिर में 20 रुपए का डिविडेंड मिलेगा यानी पैसा आएगा. दूसरे साल के आखिर में 25 रुपए का डिविडेंड मिलेगा. तीसरे साल के आखिर में 30 रुपए का डिविडेंड मिलेगा. और तीसरे साल के आखिर में हम क्या करेंगे, हम शेयर को 350 में बेच देंगे. टोटल कितना कैश मिलेगा, 380 रुपए. क्या ये मैं सही करूं? अच्छा बताओ 3 साल में टोटल कैश कितना मिलेगा, 425 रुपए. 425 है ना, 425 है ना. तो क्या आप अभी 300 रुपए नहीं दे सकते? अरे 300 रुपए जाने दो, फ्यूचर में 425 आएंगे भी तो सही. आप कहोगे देखो जी ऐसा है कि जो नॉर्मल जनरल पब्लिक है, जिसको आप आम आदमी कहते हैं, वो ऐसे फैसले लेता होगा. अब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, हम ऐसे फैसले नहीं लेते. 425 रुपए तो फ्यूचर में आएगा, कट के आएगा, टुकड़ों में आएगा. हम इसको 425 कैसे मान लें? फाइनेंशियल कैलकुलेशन भी कोई चीज होती है कि नहीं होती? हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. प्रेजेंट वैल्यू यानी हाँ, आज की इसकी कीमत. जो पैसा कल आएगा, 1 साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा, 3 साल बाद आएगा, उसकी आज की कीमत जानना जरूरी है. ठीक है. देखो जी, जो आपके सामने वो टेबल वाला असाइनमेंट है, उसमें असल में 2 टेबल है. एक है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी और दूसरा कौन सा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1. 2 हैं. एक है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी
दूसरा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1। मैं एन्युटी वाले टेबल की बात नहीं कर रहा हूं अभी। ओके, एन्युटी वाला टेबल यानी टेबल नंबर 2, एन्युटी वाला टेबल यानी टेबल नंबर 2, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 यानी टेबल नंबर 1, ऐसा कह ले। तो टेबल नंबर 1 10% ढूंढिए, ईयर 1 ढूंढिए, क्या लिखा हुआ है 0.909। तो आप एक काम करिए, यहां लिखिएगा 0.909, लिख लिया 0.909। अब जरा मतलब समझिएगा, मैंने कहा है ना कि हमें तो कोई जल्दी है नहीं ये सब समझने की। मान लीजिए आज मैंने बैंक में ₹1 जमा कराया, बैंक ने कहा कि मैं आपको 10% इंटरेस्ट दूंगा। तो बताओ जब मैं 1 साल के बाद बैंक जाऊंगा तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? ₹1.10। ₹1.10 मिलेंगे ना, ₹1 तो मेरे ही थे, 10 पैसे मुझे और मिलेंगे। इसका मतलब आज का ₹1 1 साल के अंदर हो जाएगा ₹1.10। किसने पूछा? 1 साल के बाद ना मुझे ₹1.10 नहीं चाहिए, मुझे 1 साल के बाद ₹1 चाहिए। ₹1 का ₹1.10 होता तो सुना। बताओ आज मैं कितने रुपए जमा कराऊं? बताइए आज मैं कितने रुपए जमा कराऊं कि मुझे 1 साल के बाद ₹1 मिले? ₹1 का ₹1.10 होता तो सुना। आज मैं कितने रुपए जमा कराऊं कि 1 साल के बाद मुझे ₹1 मिले? इसका जवाब है 0.909। अगर आज आप बैंक में 0.909 जमा कराते और बैंक इसके ऊपर आपको 10% इंटरेस्ट दे, तो इस पे 10% ऐड करोगे ना तो ₹1 आ जाएगा। अब कोई आपको कह रहा है 1 साल के बाद तुम्हें ₹1 दूंगा। हमने कहा तो 1 साल के बाद ही दोगे ना। जानते हो उस ₹1 की आज क्या औकात है, आज क्या वैल्यू है? उस ₹1 की आज क्या कीमत है? सिर्फ 0.909। तो हमें लालच मत दो कि 1 साल के बाद ₹1 मिलेगा। अरे 1 साल के बाद ही मिलेगा ना, आज उसकी कीमत है 0.909। तो अगर आप हमें यह कहते हो कि हम तुम्हें साल भर के बाद ₹20 देंगे, तो साल भर के बाद ही दोगे ना। आज उसकी कीमत क्या है? 18.18। हम इसको ₹20 मानने से मना करते हैं, सीधी सी बाजी। हम इसकी आज की कीमत जानना चाहते हैं। क्या ये बात सही? ओके, फिर से टेबल में लिखिएगा 10% का रेट ईयर 2 क्या लिखा है 0.826। समझिए इस बात को, समझिए इस बात को। ₹1 1 साल के अंदर ₹1.10 बन जाता है। ₹1.10 को एक और साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाए तो ₹1.10 पर 10% कमाया जाए ₹1.21। ₹1 को ₹1.21 बनाया जा सकता है। हमने कहा नहीं, हमें ₹1.21 नहीं बनाना, हमें 1 बनाना है। तो आज मैं कितने रुपए जमा कराऊं कि 2 साल में ₹1 हो जाए? 0.826। तो आप हमें यह लालच मत दीजिए कि 2 साल के बाद ₹1 मिलेगा। तो 2 साल के बाद मिलेगा ना, आज उसकी कीमत बस 0.826 है। तो 2 साल के बाद ₹25 मिलने की आज की कीमत क्या हुई? 20.65। तीसरे साल का फैक्टर क्या है? 0.751। 0.751 को 380 से मल्टीप्लाई करें, 285.38।
285.38 285.38 हो गया ना? क्या आप मुझे इन तीनों का टोटल बताएंगे? 324.21। हमने स्टॉक मार्केट को समझाया कि आप हमें क्या कह रहे हैं कि 3 साल में 425 रुपए मिलेंगे। भाई साहब, हमने पता कर लिया, वो 425 बस आप कह रहे हैं। हमारी नजर में उसकी कीमत है सिर्फ 324 रुपए 21 पैसे। और आप क्या चाहते हैं? मैं ये शेयर आज खरीद लूं और मैं इसके लिए पेमेंट कर दूं। कितनी पेमेंट कर दूं? 300 रुपए। वेल, मैं तैयार हूं, क्योंकि मुझे 24 रुपए 21 पैसे का फायदा नजर आ रहा है। पर मेरा फैसला मैंने 300 को 425 से नहीं मिलाया, मैंने इससे मिलाया। अब मेरा फैसला वो आ गया, तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं भाई? मेरा फैसला लेने का तरीका सही है। मैं 300 को 425 से मिलाऊंगा तो ये एब्सोल्यूट कंपैरिजन हो जाएगा। एब्सोल्यूट कंपैरिजन फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत डिसीजन हो जाएगा ना। आप कंपैरिजन करिए प्रेजेंट वैल्यू से, यानी फ्यूचर में आने वाले कैश की आज की कीमत पता करें और आज गए हुए पैसे को माइनस करें, तभी तो पता चलेगा ना कि आप कितने फायदे में या नुकसान में हैं। तो ये एनपीवी आ गया। अब आप नीचे लिखिएगा, सिंस एनपीवी इज ए पॉजिटिव अमाउंट, since NPV is a positive amount, the investment decision, since NPV is a positive amount, the investment decision regarding purchase of share, the investment decision regarding purchase of share will be financially viable, अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, इस मुद्दे पर बात करिए। ये क्या होता है? मैंने आपको कहा ही था कि मुझे तो कोई जल्दबाजी है नहीं। मैं चाहता हूं कि ये एग्जांपल्स जितने ज्यादा डिटेल में डिस्कस हों, आने वाले क्वेश्चंस में मेरे कोई मदद मिलेगी। मुझे वहां अगर अपना दिमाग कम खर्च करना है तो मुझे यहां अपना दिमाग ज्यादा खर्च कर लेना चाहिए। देखिए, दुनिया में किसी के भी पास पैसा मुफ्त में तो नहीं पड़ा हुआ ना। पैसे की एक कीमत तो होती है ना। हमने कहा चलो शेयर खरीदते हैं। हमने कहा शेयर खरीदने के लिए तो 300 रुपए चाहिए। हमने कहा 300 रुपए दो, शेयर ले लो। आपने कहा जी 300 रुपए मैं जेब में लेके थोड़ी फिर रहा हूं, वो तो मेरे बैंक में पड़े हुए। बैंक में किस लिए जमा कराए? अच्छा, वो 10% इंटरेस्ट कमाने के लिए, तो बैंक से पैसे निकाल लो। आपने कहा क्या बात कह रहे हो, बैंक से पैसे निकाल लो, यानी 10% इंटरेस्ट। हमने कहा छोड़ो, उसको छोड़ो, मतलब वो मैं छोड़ दूं? हमने कहा हां भाई छोड़ दो, क्योंकि हम उससे ज्यादा ही आपको कमा के देंगे। अगर आप हमारे पास आओगे तो हम आपको उससे ज्यादा कमा के देंगे। यानी आप इस बात की गारंटी दे रहे हो ना कि बैंक में मैं जो सैक्रिफाइस करके आऊंगा वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा भी मुझे कुछ मिलेगा, तो ही मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, वरना मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं। क्या ये बात सही? अच्छा, मैं सारी बात को कुछ ऐसे समझाता हूं आपको।
मान लीजिए मैं बैंक में आज 90 रुपए 90 पैसे जमा कराता हूं, 90 रुपए 90 पैसे, तो बैंक मुझे एक साल के बाद क्या देगा? 100 रुपए। 100 रुपए 90 रुपए 90 पैसे पे 10% ऐड करके देख लो, 100 रुपए आता है। इसका मतलब यह है मेरा काम करने का बैंक जाता हूं, 90 रुपए 90 पैसे जमा कराता हूं, उसके बाद 100 रुपए ले आता हूं। यह मेरा काम करने का तरीका। स्टॉक मार्केट चला गया, स्टॉक मार्केट ने कहा तुम्हें ना हम देते हैं 100 रुपए, हमने मुझे क्या करना होगा? स्टॉक मुझे 80 रुपए दो, हम देंगे, आप रुपए दे दो, साल भर के बाद हम आपको। अब मैं सोच में पड़ गया, बोला जो वैसे काम करने का तरीका है, मेरा काम करने का तरीका कि मैं 90 पैसे अगर लगा तो मुझे मिलते हैं, स्टॉक ने कहा 100 रुपए हम आपको दे, अब हमें दे दो, हम दे देंगे। अब अगर मैं स्टॉक मार्केट में तो मैं 10 रुपए से इन्वेस्ट करूंगा, क्या मैं ये सही इस्तेमाल कर रहा हूं? 90 पैसे करूंगा, लेकिन वही जो मैं बैंक से। हां जी, तो मेरे ख्याल से बेसिक आइडिया तो क्लियर हो गया ना हमको। अगर हम ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, एनपीवी एक पॉजिटिव अमाउंट है, तो हम अपने आप को फाइनेंशियली वायबल सिचुएशन में पाते हैं। आइए इस पूरी सिचुएशन को एक बार फिर से समझें। मेरा मतलब है एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू। तो हेडिंग डालेगा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 और इसमें लिखेगा suppose in previous example the opportunity cost of capital is 20%. The opportunity cost of capital is 20%, comma, what would have been your answer? What would have been your answer? Opportunity cost of capital 20%, बड़ी अविश्वसनीय बात नहीं लगती?
दुनिया में कौन सा बैंक 20% इंटरेस्ट देता है भाई? पर एक बात बताओ, आप बैंक का ही एग्जाम्पल क्यों ले रहे? लिसन लिसन लिसन। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पैसे मेरी दुकान में लगे हुए, मेरे पैसे मेरी दुकान में लगे, दुकान से मैं 20% कमा लेता हूं, तो स्टॉक मार्केट ने कहा दुकान से पैसे निकाल लाओ। आपने कहा अच्छा 20% इनकम छोड़ाऊं। सोच लीजिए, क्या आप मुझे उसके अलावा भी कुछ दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? जरूरी नहीं कि ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर फाइनेंशियली वायबल पहले था तो अब भी फाइनेंशियली वायबल हो। तो आइए इसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, इसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेते हैं 20% के बेसिस पर। प्रोसीजर तो वही आंसर देने का। आप मुझे अब 20% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बताएंगे। 0.833, 0.694, 0.579। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 16.66, 17.35, 220.02, 254.03। तो हमने स्टॉक मार्केट को समझाया कि आप जिसे 425 कह रहे हो, 425 हमारी नजर में सिर्फ 254 रुपए 3 पैसे है। इसका मतलब जानते हो, अगर मैं अपनी दुकान में आज 254 रुपए लगा दूं तो इतने रुपए ना मेरी दुकान ही मेरे को दे देगी। और तुम क्या कह रहे हो कि इतने रुपए दोगे और आज मैं तुम्हें 300 रुपए दे दूं। जिसे कमाने के लिए मेरी दुकान सिर्फ 254 की इन्वेस्टमेंट मांग रही है, आप उसे मुझे कमा के दोगे 300 की इन्वेस्टमेंट पे। तो ये कोई तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का भाई? एनपीवी तो नेगेटिव आ गया, 45.97। मतलब मैं इतने रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करूं, मैं ऐसा क्यों करूं? मैं इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं। लिखिएगा, सिंस एनपीवी इज ए नेगेटिव अमाउंट, सिंस एनपीवी इज ए नेगेटिव अमाउंट, द इन्वेस्टमेंट डिसीजन regarding purchase of share, the investment decision regarding purchase of share will not be financially viable। ये फाइनेंशियली वायबल नहीं होगा, हम इसके लिए तैयार नहीं। अच्छा, आपने देखा इन्वेस्टमेंट अच्छी बुरी नहीं है, परिस्थितियां अच्छी बुरी होती हैं भाई। एक आदमी के लिए वही इन्वेस्टमेंट अच्छी है और दूसरे आदमी के लिए बुरी है। अब कोई अगर रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, उसने अपने पैसे कहां जमा करा रखे हैं? बैंक में, पोस्ट ऑफिस में। क्या कमा लेता है बेचारा? 8-10% बस। उसका सैक्रिफाइस है ही क्या? अगर उसको कोई 15-20% की इनकम का लालच दे तो उस लालच में आ भी जाएगा। लेकिन वो जो लाला टाइप आदमी है, दुकान चला रहे, 20-25% कमा रहे, उनको कोई 15-16% का लालच देगा, वो कहेगा अरे भाई 15-16% की तरफ तो हम देखते भी नहीं,
इसका मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन बुरा थोड़ी है, वही इन्वेस्टमेंट एक आदमी के लिए अच्छा है और दूसरे के लिए बुरा। क्या दुनिया में सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन हर आदमी के लिए सही है? नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जब भी आप कोई इन्विटेशन दें तो आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि सारी पॉपुलेशन आ जाए उसके अंदर। आप वही चाहोगे खाली वो लोग आए जो हमारे उस इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इंटरेस्टेड हो। क्या ये बात सही? अच्छा, एक सवाल ये है, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या ये जो प्रेजेंट वैल्यू टेबल है, क्या ये हमें एग्जाम में गिवन होगा या फिर हम इसको साथ में लेके जा सकते हैं? वेल, आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी एग्जाम्स में, उसमें ये प्रेजेंट वैल्यू की इंफॉर्मेशन साथ में दी गई। स्टूडेंट ऐसी कोई चिंता ना करे कि ये इंफॉर्मेशन अगर मुझे क्वेश्चन में नहीं दी जाएगी तो मैं क्या करूंगा। लेकिन चलो, अगर मैं 1% चांस मान लूं, 1% चांस कि ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में उन्होंने दी नहीं, तो आप इसको खुद कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं आपको बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर बता रहा हूं, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर। और हो सकता है उस प्रोसीजर के जानने के बाद आप ये टेबल ही देखना बंद कर दें, आपको जी तो मैं खुद ही कैलकुलेट कर लूंगा। कोई रेट बताइए जिस पे आप कैलकुलेशन करना चाहें। 13%, 13%। ना लिसन प्लीज, 13%। आप अपने टेबल में भी उसको चेक कर सकते हैं। मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं, इतना सिंपल प्रोसीजर है कि अब आप कैलकुलेटर पे सीधा कर सकते हैं। 13%, सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 1.13 इक्वल्स टू 0.885। क्या वहां लिखा है 0.885? वैसे आ रहा है 0.884955, लेकिन अगर उसको 3 डिजिट पे अप्रोक्सीमेट करा जाए तो 0.885 आ रहा है। ओके, ये ईयर 1 का फैक्टर आ गया। अब एक बार और डिवाइड कर दें 1.13 से, या फिर एक काम करें, इज इक्वल टू का बटन फिर से दबा दो। कितना आ गया? 0.783। क्या ये वही है? अच्छा, इज इक्वल टू का बटन फिर दबा दो। क्या अगला वेक्टर आ गया? 0.693। फिर दबा दो 0.613। इज इक्वल टू का बटन दबाते जाइए, हर अगला फैक्टर आपको पता चलता जाएगा। अब बताइए, ऐसा लगता है कि वो बारीक बारीक देखने से अच्छा है क्या मैं कैलकुलेटर पे खुद ही ना कैलकुलेट कर लूं? कोई और रेट बताओ। अच्छा चलो, नहीं आपका तो एक हो गया 11%। ओके, 11%। 1 डिवाइडेड बाय 1.11, 0.901 अप्रोक्सीमेटली। फिर इज इक्वल टू का बटन दबाइए 0.812। फिर इज इक्वल टू का बटन दबाइए 0.731। फिर इज इक्वल टू का बटन दबाइए 0.659। क्या यही है? ओके, एक और चलो मैं रेट बताता हूं। 8%। 1 डिवाइडेड बाय 1.08। हाँ ठीक है, आपने कहा 1 डिवाइडेड बाय 1.08, 0.923, सॉरी 0.926। फिर इज इक्वल टू का बटन दबाइए 0.857, 0.794, 0.735। ओके, पोजीशन क्लियर? तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्वेश्चन अगर नहीं भी बताता है तो कौन सा मुश्किल काम है भाई? मेरे ख्याल से अब स्टूडेंट कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना ज्यादा सही समझेगा। तो बहुत ही आसान काम है। ये आपका दूसरा वाला। हाँ जी, चलिए यहां वापस आइए। 2 एग्जाम्पल हो चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखें। एग्जाम्पल नंबर 3, write down, a project requires initial investment. A project requires
initial investment of rupees 50,000. A project requires initial investment of rupees 50,000 and it will produce cash inflow. It will produce cash inflow of rupees 20,000 each year. 20,000 each year for 4 years. Full stop. The salvage value at the end of 4th year, the salvage value at the end of 4th year will be rupees 10,000. फिर लिखेगा, do you think this investment decision will be financially viable if cost of capital is 5%, 5%. चलिए आंसर शुरू करते हैं इसका। पहले साल का कैश इनफ्लो 20,000, दूसरे साल का कैश इनफ्लो 20,000, तीसरे साल का कैश इनफ्लो 20,000 और चौथे साल का बताएंगे 20,000 जमा 10,000, 30,000। ठीक है ना? 20,000 जमा 10,000 सैलवेजल भी तो है। हाँ, तो 5% पहले साल का फैक्टर 0.952, दूसरे साल का फैक्टर 0.907, तीसरे साल का फैक्टर 0.864, 0.823, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज बताएंगे टोटल कितना? दोबारा बोले। 79150। इसमें से माइनस करिएगा इनिशियल कैश आउटफ्लो, वो कितना है? 50,000 रुपए। डिफरेंस 29,150, ये है एनपीवी और ये एक पॉजिटिव अमाउंट है, ये एक पॉजिटिव अमाउंट है। तो आप लिखेंगे सिंस एनपीवी इज ए पॉजिटिव अमाउंट, सिंस एनपीवी इज ए पॉजिटिव अमाउंट, the investment decision will be financially viable. The investment decision will be financially viable.
ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ना। ऑफ कोर्स ये तो मेरा इरादा हो नहीं सकता कि सिंपल सा क्वेश्चन करा दो। आप एक काम करेगा, आप लिखेगा अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, इस आंसर को देने का दूसरा तरीका। हाँ जी, आंसर को देने का दूसरा तरीका देखा जाए। इसमें आप लिखेगा ईयर 1, 2, 3 एंड ईयर 4। भाई पहले, दूसरे, तीसरे साल कैश इनफ्लो एक जैसा ही तो है। चौथे साल चलो समझ में आता है कि कैश इनफ्लो 30,000 है, पर पहले, दूसरे, तीसरे साल तो सेम है, सेम है ना। तो आप लिखिए 20,000, पर 3 से मल्टीप्लाई मत करना। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? अभी आप समझो, अभी आप समझो। एक्चुअली है क्या, ये पहला वाला 20,000 जो है ना, वो 0.952 से मल्टीप्लाई हो रहा, दूसरा वाला 0.907 से, तीसरा वाला 0.864 से, और तीनों ऐड हो गए। तो ये तो कॉमन है ना 20,000। अगर मैं ये कॉमन ले लेता हूं तो क्या ये तीनों फैक्टर ऐड नहीं हो जाएंगे? तो क्या मुझे इन तीनों का टोटल बता सकते हो? 2.723। चौथे साल का तो आप लिख दो 0.823। आप क्या करिए, 20,000 को ना 3 से मल्टीप्लाई मत करो। 3 से मल्टीप्लाई करके तो आंसर एब्सोल्यूट हो जाएगा ना। आप क्या करिए, आप ना इन तीनों प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का टोटल कर लो, और टोटल आ गया 2.723। 20,000 को 2.723 से मल्टीप्लाई करो। 54460, और चौथे साल का कितना हो गया? 24690, और दोनों का टोटल 79150। अब ये आंसर सेम आ गया, तो क्या ये बात आपको हैरान कर रही है क्या? भाई ये वही तो है, और है क्या? सिंपल सा मैथमेटिक्स है। इन दोनों तरीकों में कोई फर्क नहीं है। This is present value of cash inflows minus initial cash outflow. इनिशियल कैश आउटफ्लो 50,000, एनपीवी फिर वही का वही 29150, आंसर वही आ गया। तो आंसर देने के लिए आप मेथड 1 अडॉप्ट करें, आप मेथड 2 अडॉप्ट करें, आपकी मर्जी। इन दोनों मेथड का एक ही मतलब है ना। क्या ये बात सही? क्या आपको लगता है दूसरे मेथड में टाइम कम लगता है? पर ये 2.723 आपको पता कैसे चलेगा? बस करना क्या है, इन तीनों को प्लस कर लो। 0.952 प्लस 0.907, 0.864। इसमें भी प्लस करने में गड़बड़ हो सकती, नहीं कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती। यह काम करो, यह काम करो, टेबल नंबर 2 इस्तेमाल करते हैं। एक बार जरा टेबल नंबर 2 पर आइएगा। टेबल नंबर 2 पर आइए। 5%, टेबल नंबर 2 एन्युटी वाला टेबल 5%, और ईयर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है, 2.723।
723 है ना मजे वाली बात। तो इसीलिए टेबल नंबर 2 ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल किया जा सकता। टेबल नंबर 2 टेबल नंबर 1 का समेशन है, हर एक साल के हिसाब से दे रखा है, और ऐसी सिचुएशन में ही टेबल नंबर 2 इस्तेमाल किया जाएगा। उसका नाम है एनुटी वाला टेबल। ओके, तो टेबल नंबर 2 टेबल नंबर 1 का समेशन है। क्या ये बात सही हो गया? अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। अब हेडिंग डालेगा अनदर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। ये तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन था ना, अब हेडिंग है अनदर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, एक और वैकल्पिक उत्तर, अनदर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें भी आप क्या करिए, यही कॉलम से बनाइएगा। एज इट इज अनदर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। इसमें हम क्या कहेंगे, ईयर 1 to 4 20,000 ईच ईयर। ईयर 1 to 4 पहले साल से लेके चौथे साल तक हर साल 20,000 रुपए। तो फिर अब क्या करें, ईयर 4 10,000 एक्स्ट्रा। ये बात कहने का क्या तरीका हुआ? तो तरीका गलत है क्या? बताओ क्या है तरीका गलत है? 20,000 हर साल, पहले दूसरे तीसरे चौथे साल, और चौथे साल 10,000 अलग से। ये बात कहने का तरीका भी तो सही है। ये वाला जो 10,000 है ये तो चौथे साल का है। चौथे साल का फैक्टर तो हम जानते हैं 0.823, पर अब मुझे 4 साल के फैक्टर का टोटल चाहिए। तो या तो आप 4 साल के फैक्टर का टोटल खुद ही पता कर लो, या फिर टेबल में लिखा होगा 4 साल का टोटल लिखा होगा, उसके अंदर 5% 4 3.546। करो मल्टीप्लाई, करो टोटल। नहीं, मैं सीधा टोटल पूछ रहा हूं मैं आपसे। 79150। ये हर बार घूम फिरकर वही क्यों आ रहा है? एनपीवी फिर वही 29150। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप आंसर देने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं। ठीक है, आंसर देने के अलग अलग तरीके हैं, और जो मैथमेटिकली बातों को सोचते हैं वो ये मानते हैं कि जी ये कोई 3 तरीके नहीं है, ये एक ही तरीका है, उसी को घुमा फिराकर पेश किया जा रहा। हां जी, टेक्निक नंबर 1 हमने समझी कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब आप किताब में आइए। अब हम टेक्निक नंबर 1 पर बेस्ड बड़े सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, बड़े सारे। मतलब जहां तक मुझे लगता है कि मैं आपको कम से कम 30-35 के आसपास क्वेश्चन कराऊंगा, जो सिर्फ टेक्निक नंबर 1 पर ही बेस्ड होंगे। नहीं, सारे आज नहीं होंगे, ऐसा मत सोचिएगा कि सारे आज हो जाएंगे। चलिए पेज नंबर 83 पर आइएगा, पेज नंबर 83 पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7। A company has decided to diversify its production and wants to invest its surplus funds on the most profitable project. It has under consideration only 2 projects, A and B. The cost of project A is rupees 100 lakhs
and that of project B is rupees 150 lakhs. Both the projects have life of 8 years, and at the end of this life, A will have salvage value of rupees 4 lakh and B rupees 14 lakhs. Project A is expected to produce annual profit after tax of rupees 10 lakh, whereas it is rupees 15 lakhs for project B. Depreciation is to be charged on straight line method. If वो तो चली जाएगी. अब मैं क्लास शुरू करूं, ठीक है ना? हाँ जी. तो चलिए अब इस क्वेश्चन में वापस आते हैं. चलिए प्रोजेक्ट बी के बारे में बात करते हैं. प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 1.5 करोड़ रुपए. रीसेल वैल्यू 14 लाख रुपए और लाइफ 8 साल, 17 लैक्स. $17 लाख रुपए, 17 लैक्स. डेप्रीसिएशन आपका अमाउंट यहां पर लेकर आइए. तो एनुअल कैश इनफ्लो प्रोजेक्ट ए 22 लैक्स एंड 32 लैक्स. ये हो गया 26 लैक्स एंड 46 लैक्स. तो कैश इनफ्लोज की डिटेल्स आपने मुझे बता दी. अच्छा, क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना गिवन है? 10%. 10% गिवन है ना. तो चलिए हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी. कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 10%. हाँ जी. तो जैसे कॉलम्स मैंने बनाए आप भी बनाइए. तो प्रोजेक्ट ए ने कहा पहले 7 साल हर साल का कैश इनफ्लो 22 लाख रुपए. पहले 7 साल हर साल का कैश इनफ्लो 22 लाख और 8वें साल का कैश इनफ्लो 26 लाख रुपए. प्रोजेक्ट बी ने कहा पहले 7 साल हर साल का कैश इनफ्लो 32 लाख रुपए और 8वें साल का कैश इनफ्लो 46 लाख रुपए. ठीक है. पहले 7 साल हर साल का कैश इनफ्लो 32 लाख, 8वें साल का कैश इनफ्लो 46 लाख. 10%. मुझे 1 to 7 का एन्युटी फैक्टर बताइए. 4.868. 4.868. 4.868. 8वें साल का फैक्टर अलग से बताइए. 0.467. 0.467.
हाँ, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लोज प्रोजेक्ट ए टोटल 1,19,23,800. Project B 1,77,25,800. आइए इसमें से हम माइनस करें इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो जी शुरू में आपको पेमेंट कितनी करनी है? ए में इन्वेस्टमेंट करोगे तो 1 करोड़ की पेमेंट करोगे, बी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो 1.5 करोड़ की पेमेंट करोगे। तो एनपीवी हो गया 19,23,800। ये हो गया 27,25,800। तो जी हमारी मानो ना तो दोनों में ही इन्वेस्टमेंट कर लो, दोनों में फायदे में रहोगे। पर बिजनेसमैन ने कहा नहीं, आप समझा करो, दोनों में नहीं हो सकता, किसी एक में बताओ। हमने कहा फिर बी में कर लो, बी में एनपीवी ज्यादा है। सही बात, सही बात। कोई कह सकता है जी बी में इन्वेस्टमेंट भी तो ज्यादा है। अगर आपने 1.5 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया तो आप उससे भी तो कंपेयर करिए। खाली कमाई ज्यादा होती है ये मत सोचिए, इन्वेस्टमेंट जहां ज्यादा है ऑब्वियसली कमाई वहां ज्यादा भी होती है। तो आप इस फैक्टर को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? अब सुनिए ध्यान से, एनपीवी कहता जी हम तो इग्नोर करेंगे। ये मैं आपको एनपीवी की लिमिटेशन बता रहा हूं। एनपीवी सिर्फ एक ही बात सोचती है कि कमाई ज्यादा कहां, इन्वेस्टमेंट के बारे में वो सोचते ही नहीं। तो आप कहते हो जी तो गलत बात है। अरे अगर एक टेक्निक में कोई गलत बात ही नहीं होगी तो बाकी की 5 टेक्निक्स में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? टोटल 6 टेक्निक्स पढ़ानी। इसलिए टेक्निक नंबर 1 में कुछ तो बुरी बात रहने दो भाई। तो ये बुरी बात इसमें है तो है, इसको ज्यादा, इस बात को ज्यादा उछाल कर आपको और मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। बेहतर इस बात को यहां दबा दिया जाए। लिखेगा इट इज recommended to make the investment. It is recommended to make the investment in project B. It is recommended to make the investment in project B because its NPV is more. It is recommended to make the investment in project B because its NPV is more. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, वी कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आएगा। A company is investigating the feasibility of manufacturing one of the components needed for its finished product rather than purchasing it from an outside supplier. The purchase price is rupees 125 per unit. यहां रुकिए जरा, देखिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं इस कंटेक्स्ट में। ये जो बुक्स हम स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये हमें बाहर से प्रिंट करवानी पड़ती या चलो कह लो फोटोस्टेट करानी पड़ती। तो इसका मतलब हम किसी बाहर के प्रिंटर को कुछ अमाउंट पे करते हैं, समझ लो हम किताबें उनसे खरीदते हैं। अब हम सोच रहे हैं क्यों ना प्रिंटिंग प्रेस मशीन खरीद लें, फोटोस्टेट मशीन खरीद लें, खुद ही फोटोस्टेट करेंगे, खुद ही स्टूडेंट्स में बांटेंगे। वैसे हफ्ते में 2-3 पेज तो आपको भी फोटोस्टेट कराने पड़ते होंगे।
आप क्यों नहीं खरीद लेते फोटोसेट मशीन? मतलब मेरे सवाल का मुझे जवाब चाहिए, हंसने वाली बात नहीं है। मैंने एक सवाल पूछा है, इसका जवाब मत दीजिए। चलो नटशेल में, दिस इन्वेस्टमेंट डिसीजन विल नॉट बी फाइनेंशियली वायबल, है ना, ऐसे कह लें। फॉर श्योर आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियली वायबल नहीं है, माना, पर जरा हमारे बारे में सोचे, क्या हमारे लिए फाइनेंशियली वायबल अच्छा हो सकती है? अच्छा गारंटी के साथ तो आप भी नहीं कह रहे ना, अपने बारे में आप गारंटी के साथ कह रहे कि जी हमारे लिए तो पक्का गारंटी लिखवा लो हमसे, फाइनेंशियली वायबल नहीं है। 2-3 पेज फोटोसेट कराने के लिए कौन फोटोसेट मशीन खरीदता भाई? लेकिन हमारे लिए हो सकता है। इसी सोच के साथ क्वेश्चन को आगे बढ़े। द इक्विपमेंट नीडेड टू मेक दिस प्रोडक्ट कैन बी परचेज फॉर ₹12 लाख। अब फोटोसेट मशीन खरीदेंगे तो 12 लाख की मिलेगी, तो 12 लाख रुपए इनिशियली पे करने होंगे, एंड इज एक्सपेक्टेड टू हैव सैल्वेज वैल्यू ऑफ ₹3 लाख एट द एंड ऑफ 6th ईयर। The annual fixed costs excluding depreciation are estimated to increase by ₹1 lakh. Variable cost of manufacturing each component will be ₹30 per unit. Straight line depreciation will be used. The company expects annual needs at 7,500 units of this component per year for 6 years period. यानी हमें टोटल 7,500 किताबें एक साल में अपने स्टूडेंट्स को बांटनी पड़ती। Advise the company whether it should continue buying from outside supplier or start manufacturing on its own. Will your answer be different if the requirement of the company is only 4,000 units per year? Tax rate is 50% and cash flows are to be discounted at rate of 15%. इसको अंडरलाइन करना, कैश फ्लोज आर टू बी डिस्काउंटेड एट रेट ऑफ 15%। ये क्या लिखा है उन्होंने आखिर में? ये 15% क्या है? नहीं, ये 15% है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आपको जी फिर क्वेश्चन को ये लिखना चाहिए था ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%। ये क्या लिख दिया? डिस्काउंट रेट, कैश फ्लोज आर टू बी डिस्काउंटेड एट रेट ऑफ 15%। अच्छा देखो, आपने पढ़ा है कि 10% के रेट पर पहले साल का फैक्टर क्या है? 0.909। इसका मतलब जो एक साल के बाद ₹1 है, आज वो है 0.909। अच्छा 0.901 ₹1 से कम होता है कि ज्यादा होता है? कम। अच्छा पक्का 0.909 ₹1 से कम होता है। इसका मतलब कम करके अपनी बात को कहें। तो अगर किसी को कम करके कहना हो, क्या उसको अंग्रेजी में डिस्काउंट भी बोला जा सकता है? बात को कम करके कहे। तो जिसको आप लोग कहते हो ना प्रेजेंट वैल्यू बताइए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बताइए, कई लोग उसको कहते हैं डिस्काउंट वैल्यू फैक्टर। सारे प्रेजेंट वैल्यू के आंसर 1 से कम ही है ना, सारे पॉइंट समथिंग ही है ना। तो या तो कहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%, या कहिए डिस्काउंट फैक्टर 15%, या कहिए कैश फ्लोज टू बी डिस्काउंटेड एट रेट ऑफ 15%, जो मर्जी कह लीजिए। ये एक तरीके का मैसेज है कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15%। ठीक है ना? आइए अब इस क्वेश्चन का आंसर शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आप सबसे पहले लिखिएगा इनिशियल कैश आउटफ्लो। बताओ भाई, शुरू में पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? 12 लाख रुपए। अगर मशीन खरीदोगे तो 12 लाख की पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। 12 लाख रुपए अभी जाने दो। फ्यूचर कैश इनफ्लोस,
इस पर हमारा जवाब है, देखो जी, जो फ्यूचर कैश इनफ्लोज है ना, वो तो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। 7,500 यूनिट्स पर एनम या फिर 4,000 यूनिट्स पर एनम। दो केस है इस क्वेश्चन में, 7,500 यूनिट्स का केस भी है, 4,000 यूनिट्स का केस भी है। पहले लिखिएगा सेविंग इन परचेज कॉस्ट। आप कुछ ऐसे सोचिए, जैसे मैं कह रहा था ना कि पहले हमें किताबें बाहर से फोटो सेट करवानी पड़ती थी, तो हमें बाहर वालों को पैसे देने पड़ते थे। अब हमें पैसे नहीं देने होंगे, तो हमारी परचेज कॉस्ट बच गई। पहले हम एक एक यूनिट को खरीदा करते थे 125 के रेट पर, 125 के रेट पर। अब हमें नहीं खरीदना होगा, नहीं खरीदना होगा तो पेमेंट नहीं करनी होगी। कितनी होगी? 9,37,500 एंड 5 lakhs। तो जी पहला काम तो आपने सेविंग इन परचेज कॉस्ट बता दिया, यानी आपने अपने फायदे वाली बात पहले ही बता दी, क्योंकि अब इसके बाद तो नुकसान वाली बातें आनी है सारी, सिर्फ एक यही फायदे वाली बात है। अब नुकसान वाली बातें करें। माइनस वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अच्छा, अगर हम किताबें खुद ही फोटो सेट कराएंगे तो उसके लिए हमको प्लेन पेपर बाजार से खरीदना पड़ेगा। क्या ये बात सही? वरना फिर उसके बनाने के भी बारे में सोचो, पर उसको जो मर्जी बनाओ, कुछ ना कुछ तो खरीदना ही पड़ेगा। अब बताओ, प्लेन पेपर अगर एक किताब के लिए खरीदना पड़े तो कितने का पड़ जाता? एट रेट ऑफ ₹30 पर यूनिट। ठीक बात है ना? और अगर यूनिट 7,500 है, 2,25,000। और दूसरे केस में 1,20,000। ये है जी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस कैश फिक्स्ड कॉस्ट। क्या है कि अगर एक फोटोसेट मशीन खरीदेंगे तो उसको चलाने के लिए एक वर्कर भी तो रखना पड़ेगा ना, उसको सैलरी भी तो देनी पड़ेगी, तो हमारी कैश फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। कितनी है? क्वेश्चन में लिखा होगा 1 लाख रुपए। डेप्रीसिएशन भी तो बढ़ जाएगा। ये जो मशीन आप खरीदोगे है ये 12 लाख रुपए की, इसकी रीसेल वैल्यू कितनी है? 3 लाख रुपए। और लाइफ कितनी है? 6 इयर्स। तो 1 साल का डेप्रीसिएशन 1,50,000। तो आप बेसिकली अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक बात है ना? आप अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को आपस में कंपेयर ही तो कर रहे हैं ना। तो नेट इंपैक्ट बताएंगे। 4,62,500 एंड 1,30,000। ये आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? क्या कहें हम इसको? ये क्या है? यस, दिस इज इंक्रीज इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आपने कैलकुलेट कर लिया कि आपका प्रॉफिट जो है वो हर साल इतना बढ़ जाएगा, लेकिन ये टैक्स से
पहले की बात आपने कही है, टैक्स का रेट कितना है? $231,250 and 65,000. So we are able to get increase in profit after tax. 231,250 and 65,000. इसमें आप ऐड करिएगा डेप्रीसिएशन 1,50,000, तो जी इससे आपको क्या पता चलेगा? कैश इनफ्लो, और ये जो कैश इनफ्लो है ये आप क्या लिखना चाहेंगे? ईयर्स 1 to 5. दिस इज 381,250 and 2,15,000, 2,15,000 रुपए ना। ये सिचुएशन छठे साल में भी है, पर छठे साल में क्या है कि सैलवेज वैल्यू भी है, और सैलवेज वैल्यू कितनी है? 3 लाख, 3 लाख रुपए। $681,250 and 5,15,000. दिस इज कैश इनफ्लो, और कैश इनफ्लो के ब्रैकेट में क्या लिखा जाए? ईयर 6। ये छठे साल का कैश इनफ्लो आपने मुझे बता दिया, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 15%, ठीक। तो हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 15%। तो पहले ईयर, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट रेट ऑफ 15%, 7,500 यूनिट्स पर एनम, 4,000 यूनिट्स पर एनम। और दोनों केसेस में एक तो हम कैश इनफ्लो लिखना चाहेंगे और दूसरा प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ओके। ईयर 1 to 5 और 6th ईयर सेपरेट, तो 15% का रेट, 5 साल का एनुटी फैक्टर बता दीजिएगा। 3.352। छठे साल का अलग से बता दीजिए। 0.432। 0.432 कैश इनफ्लो पहले वाले केस में 381,250, छठे साल में 681,250,
उसके बाद है 2,15,000, लास्ट में है 5,15,000। Okay, this is ठीक है 943,160 943,160। इनिशियल कैश आउटफ्लो माइनस करिएगा 12 लाख रुपए। एनपीवी हो गया 3,72,250 और यहां पर हो गया माइनस 25,6840। एक जगह पॉजिटिव है, एक जगह नेगेटिव है। तो आप इसका मतलब जानते ही हैं। पॉजिटिव का मतलब कि हम हां कर देते हैं, नेगेटिव का मतलब हम ना कर देते हैं, है कि? तो जैसा मैं कह रहा था ना कि हमारे लिए फोटोसेट मशीन खरीदना फायदे का सौदा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बड़ी जरूरत है तो ठीक है, और अगर कम जरूरत है तो ठीक नहीं। सीधी सी सोच है ना हमारी। चलो यहां तक तो कैलकुलेशन आपने लिख ली है, अब आप नीचे कंक्लूजन भी लिख लो। कंक्लूजन में लिखेगा if annual requirement is 7,500 units, if annual requirement is 7,500 units, comma, the investment decision will be financially viable. The investment decision will be financially viable because NPV is a positive amount. NPV is a positive amount. Full stop. On the other hand, if annual requirement is 4,000 units, if annual requirement is 4,000 units, comma, the NPV is coming out to be a negative amount. The NPV is coming out to be a negative amount, and as such the investment decision will not be financially viable. एक कमी रह गई, मतलब क्वेश्चन का आंसर तो हो गया, समझ में कमी रह गई। ये बात समझ में आती है 4,000 यूनिट्स पर आप कहते हो आंसर है नहीं, हम नहीं करते इन्वेस्टमेंट। 7,500 यूनिट पर आप इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो। मेरा मतलब है आपके हां करने की और आपके ना करने की भी एक हद होनी चाहिए, है ना? मतलब अगर आप ना करते हो तो आपके ना की हद कहां तक है भाई? और जरूर उस हद को पार करने के बाद आपकी तरफ से हां होनी चाहिए। ये आंसर एक पर्टिकुलर सिचुएशन को तो समझा रहा है,
पर हां या ना करने की हद नहीं समझा रहा है ना। ये बताओ, अजय बात आप मानते हैं? अब ये हद कैसे तय होती है, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उसमें हम लोग हद तय करेंगे। ए कंपनी इज कंसीडरिंग whether it should spend rupees 4 lakh on a project to manufacture and sell a new product. The unit variable cost of the product is rupees 6. It is expected that new product can be sold at rupees 10 per unit. The annual fixed cost only cash will be rupees 20,000. The project will have life of 6 years. Scrap value of rupees 40,000. The cost of capital of the company is 15%. The only uncertain factor is the volume of sales. To start with, the company expects to sell 40,000 units during the first year. Assume 50% tax rate. Required number 1. NPV of the project based on sales expected during the first year and on the assumption that it will continue at the same level during the remaining years. Number 2. Minimum sales quantity each year to justify the investment made in the project. चलिए पहले लिखिएगा इनिशियल कैश आउटफ्लो। हां तो बताइएगा प्रोजेक्ट में आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 4 लाख। चलिए आइए, लिसन, आइए पता करते हैं फ्यूचर कैश इनफ्लोस। फ्यूचर कैश इनफ्लोस पता किया जाए। यूनिट्स कितनी बेच रहे हैं? 40,000। अच्छा, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस ₹10। तो एनुअल सेल कितनी होगी? 4 लाख। अच्छा, इसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना चाहेंगे। 40,000 यूनिट और एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 2,40,000। 2,40,000। अच्छा, अब आप क्या माइनस करेंगे? कैश फिक्स्ड कॉस्ट। कितनी है वैसे कैश फिक्स कॉस्ट? 20,000। फिर क्या माइनस करेंगे? डेप्रीसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट तो 4 लाख रुपए है, रीसेल वैल्यू 40,000 रुपए है, लाइफ 6 साल है, तो डेप्रीसिएशन हर साल 60,000 रुपए। तो फिर आप मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बता सकते हैं। 80,000। अच्छा, टैक्स का रेट 50%। तो 50% टैक्स दे देते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40,000। डेप्रीसिएशन वापस ऐड कर देते हैं। डेप्रीसिएशन जो कि पहले आपने 60,000 माइनस किया था वापस ऐड कर देते। आ गया 1 लाख रुपए। ये जो 1 लाख रुपए है ये क्या है? कैश इनफ्लो। और कैश इनफ्लो के ब्रैकेट में क्या लिखेगा?
ईयर्स 1 to 5। इसमें आप ऐड करिएगा सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू आपको गिवन है 40,000। दोनों को ऐड करके हो गया 1,40,000। 1,40,000 के सामने क्या लिखा जाए? कैश इनफ्लो ब्रैकेट में ईयर 6। अब तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन हो गई ना। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वही है ना, 15%। हाँ 15%। चलो हेडिंग डालो, कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी, कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी एट रेट ऑफ 15%। हाँ, तो पहले साल से लेकर 5वें साल तक हर साल का कैश इनफ्लो 1 लाख और छठे साल का कैश इनफ्लो 1,40,000। पहले साल से लेकर 5वें साल तक हर साल का कैश इनफ्लो 1 लाख, छठे साल का कैश इनफ्लो 1,40,000। अब आप मुझे पीवीएएफ बताइएगा। 15% 5 साल, कितना होगा? 3.352। छठे साल का बताइए। 0.432। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज 395,680। 395,680 माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो, ₹4,00,000 माइनस 4320। तो आपकी तरफ से हाँ है या ना है? तो लिख देते हैं कि हमारी तरफ से ना है। लिखिएगा सिंस एनपीवी इज ए नेगेटिव अमाउंट, the investment decision is not financially viable। ये क्वेश्चन को पहले से मालूम था कि आप ना कर दोगे। फिर क्वेश्चन ने सेकंड पॉइंट में आपसे कुछ पूछा, कैलकुलेट मिनिमम सेल्स क्वांटिटी ईच ईयर टू जस्टिफाई द इन्वेस्टमेंट मेड इन द प्रोजेक्ट। मतलब 40,000 यूनिट पर बात नहीं बन रही ना, यही कह रहे हो ना आप? तो बताओ फिर बात बनेगी कैसे? 40,000 यूनिट पर तो बात बन नहीं रही। बात को बनाने का तरीका तो आपको ही खोज के लाना होगा। अच्छा, कितनी बढ़ा दो? हाँ, यही तो समस्या है कि जी 40,000 यूनिट नहीं 50,000 यूनिट कर लो। अच्छा चलो, पर ऐसे कैसे? ये कोई तुक्का थोड़ी मारा जाएगा 50,000 यूनिट कर लो। तो लिखिएगा सेकंड पॉइंट का आंसर, let us assume that the minimum
desired quantity, the minimum desired quantity to be sold each year, is X units. X units, full stop. Let us compute future cash inflows. Let us compute future cash inflows in the following manner. तो आइए फ्यूचर कैश इनफ्लोज कैलकुलेट करना शुरू करते हैं. एनुअल सेल्स X यूनिट्स एट रेट ऑफ ₹10, 10x. अब तो आप X यूनिट बेचेंगे 10 रुपए के रेट पर, सेल होगी 10x. अब वेरिएबल कॉस्ट, अब आप X यूनिट बनाएंगे 6 रुपए के रेट पर. वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 6x. सेल हो गई 10x, वेरिएबल कॉस्ट हो गई 6x, फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 वही, डेप्रीसिएशन 60,000 वही. उसमें तो कोई फर्क है ना. कैश फिक्स कॉस्ट और डेप्रीसिएशन में तो कोई फर्क है नहीं ना. अब आप बताएंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है. ओके, 4x माइनस 80,000. 4x माइनस 80,000. टैक्स कितना देना है वैसे? इसका आधा, 2x माइनस 40,000. बाकी भी इतना ही बच जाएगा. 2x माइनस 40,000, ठीक है ना. डेप्रीसिएशन वापस ऐड कर दें तो इससे आपको कैश इनफ्लो पता चल जाएगा. 2x प्लस 20,000. ये ईयर 1 to 5 है. सैलवेज वैल्यू कितना है? 40,000. तो छठे साल का कैश इनफ्लो आपने बताया 2x प्लस 60,000. 2x प्लस 60,000, ठीक है. 2x प्लस 60,000. एनपीवी कैलकुलेट करें. पहले 5 साल हर साल का कैश इनफ्लो 2x प्लस 20,000, ठीक है ना. छठे साल का कैश इनफ्लो 2x प्लस 60,000. पहले 5 साल हर साल कैश इनफ्लो 2x प्लस 20,000. छठे साल का कैश इनफ्लो 2x प्लस 60,000. अब ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन x में आ गई है, पर आपके लिए क्या मुश्किल है? सेवन पॉइंट प्लस 92960. ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस
7.568x प्लस 92960। इसमें से इनिशियल कैश आउटफ्लो माइनस कर दें 4 लाख रुपए, तो एनपीवी आ जाएगा -307040। ये एनपीवी आ गया और एक्स में आ गया। भाई हम जानना चाहते हैं कि आप हां कब करते। हां करने की आपकी कोई ना कोई शर्त तो होगी ना कि एनपीवी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एनपीवी जी पॉजिटिव होना चाहिए। आप एनपीवी पॉजिटिव करवा दीजिए, हम हां कर देंगे। सो इन ऑर्डर टू बी फाइनेंशियली वायबल एनपीवी मस्ट बी ग्रेटर देन और एट द मोस्ट इक्वल टू 0। वैसे इज इक्वल टू 0 पर सिचुएशन थोड़ी रामाडोल हो सकती है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। यानी 0 पर हम लोग ना हां करते हैं ना करते हैं। एनपीवी पॉजिटिव होना चाहिए बस। तो एनपीवी तो आप कैलकुलेट कर ही चुके हैं। 7.568x माइनस 307040 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एनपीवी एक्स में कैलकुलेट करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू approximately 40571 units। आपने अभी अभी 40,000 यूनिट के लिए ना कहा था, आप ना नहीं कर पाएंगे अगर यूनिट इतनी कम से कम हो जाए तो, है ना। तो वही मैं कह रहा था ना कि कहीं ना कहीं से तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तुक्के से तो आंसर लाया नहीं जा सकता, एक्स से ही लाया जा सकता था। तो लिखेगा देयरफॉर in order to be financially viable, in order to be financially viable, it is necessary to sell at least 40,571 units each year। 40,571 units each year। मैं आपको इसके रिविजनरी क्वेश्चंस की सीक्वेंस बताना चाहूंगा। मेरा मतलब है आप रिविजनरी क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू मत कर दीजिएगा। मैं आपको एक सीक्वेंस बता देता हूं, उस सीक्वेंस में क्वेश्चन कर लो। हर रोज 2 क्वेश्चन करके देख लेना। हर रोज 2 कह रहा हूं, सारे आज मत कर लेना। लिख लीजिएगा 6, 7, 8, 9, 10, 3, 20, 33, 36, 42, 30, 31, 19, 11, 18, 38, 44, 43, 40, 37, 35, 34, 12, 23, 41,
21, 22, 16, 32, 25, 24, 13, 39, 14, 5, 28, 26, 27, 4, 2, 17, 1, 15. रिविजनरी क्वेश्चन 44 हैं, मेन क्वेश्चन 60 हैं, टोटल 104 क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो समझ गए आप मेरी बात? चलिए, थैंक यू।